मेरे दफ्तर के लोग, आपकी फैमिली के दफ्तर के लोग, महीना भर में का फ़ोन आ ही जाता होगा। वो है मोबाइल चोरी। कौन लोग होते हैं, किस लिए मोबाइल चोरी करते हैं? जैसे कभी किसी को तो इंटरोगेट किया होगा। मैं शाम को बैठा हुआ थाने पे, एक चोर पकड़ के आया, मेरे सामने चोर आया। 2 महीने बाद मैं दूसरे थाने में बैठा हुआ था, उस थाने का नाम था मैना ठेर। तो मैंने उस चोर को फिर से देखा। मैंने उससे पूछा कि तुमसे मिला हूँ क्या कभी पहले में? बोलता सर आपने 2 महीने पहले मुझे पहले भी पकड़ा था। लड़का था, उसने सूचना दी कि उसकी जो वाइफ थी, एक ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी और उसकी वाइफ मिसिंग है। मर्डर हुआ था, उसमें दोनों ही पक्ष काफ़ी पढ़े लिखे थे, बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर था। तो हमने पाया कि जिस पति ने पत्नी का मर्डर किया था और पति मर्डर करने के बाद उसी घर में जाके तीसरी मंजिल पे छुप गया था, अलमारी के अंदर। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर धमाधम हो रहा है, जो है अब आपको भी मौका कब मिला गोली वोली चलाने का? जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन एक वहाँ पे मर्डर भी हो गया था। कुछ बिजनेसमैन इसमें होते हैं जो जीएसटी चोरी करना चाहते हैं। हमने तो कई बार ऐसा भी केस देखा है कि लोग लोन लेकर डिजिटल अरेस्ट का पैसा दे रहे हैं। दिक्कत क्या करें कि वो आता है जो वीडियो कॉल पे, वो आप ही जैसा वर्दी वर्दी पहन के आता है। ये जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, इससे अधिकारी बहुत डरते हैं। किस तरह की ये शख्सियत है, कैसी पुलिस कमिश्नर है? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी ना कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिससे आप मोटिवेशन भी ले सकते हैं और कई काम की चीजें भी सीख सकते हैं। नाम है शक्ति मोहन अवस्थी। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार यूपीएससी क्रैक किया। नोएडा में फिलहाल ये तैनात है बतौर डीसीपी सेंट्रल और 15,000 करोड़ का जीएसटी का फ्रॉड का खुलासा इन्होंने किया और भी कई खुलासे हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं, बीटेक किया हुआ है, विदेश में नौकरी करते थे, लेकिन यूपीएससी और वर्दी पहनने का जुनून ऐसा सवार हुआ कि वापस भारत आ गए। शक्ति सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले इसी से शुरू कर देते हैं कि विदेश आप लाइफ कैसे शुरू, लखनऊ में बीटेक, कैसे विदेश पहुंच गए, कैसे इंडिया में आए, कैसे यूपीएससी, ये बताइए आप। तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ और कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट शाहपुर पालूंजी में हुआ था। तो उनके कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो मेरा प्लेसमेंट वहाँ पे एसपी इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट में शाहपुर पालूंजी के एलजीरा में हुआ था। मैं एलजीएस में पोस्टेड था और काफ़ी बड़ा हम लोग उनका नेशनल प्रोजेक्ट हम लोग एलजीएस का बना रहे थे। उसके बाद फिर जब आप विदेश में रहते हो तो जनरली देश की याद ज़्यादा आती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने कभी भी बचपन से नहीं सोचा था कि मैं यूपीएससी करूँगा, या मुझे मालूम भी नहीं था एग्जैक्टली कि क्या सिविल सर्विसेज क्या होती है। परंतु जब मैंने नौकरी अपना करना स्टार्ट किया और ख़ास करके जब मैंने विदेश में गया और वहाँ पे नौकरी करना स्टार्ट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने देश के लिए, पब्लिक के लिए और अपने सेल्फ वर्थ के लिए कुछ और मुझे करना चाहिए जो शायद मेरी सेल्फ वर्थ को ज़्यादा रियलाइज़ करवा पाए। तो फिर मैंने वहीं से नौकरी छोड़ने का फ़ैसला लिया। मैंने ऑलमोस्ट 10 साल पहले, आज से सितंबर 2015 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और अक्टूबर 2015 में मैंने वापस फ़्लाइट दिल्ली के लिए और फिर मैंने आके यहाँ तैयारी की। और उस समय जब मैंने फ़ैसला लिया तो बहुत लोगों के डाउट्स थे, ख़ास करके शुभचिंतकों के भी थे कि आप इतना मुश्किल फ़ैसला, और यंग भी काफ़ी था मैं उस समय, मेरी उम्र 22 साल थी और सैलरी भी, क्योंकि विदेश में सैलरी काफ़ी हाई रहती है और दूसरी करेंसीज में होती है, तो सुविधाएं भी अच्छी, कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो काफ़ी ऐसे डाउट्स थे बहुत लोगों के मन में, बट मुझे लगा कि अगर मैं इस एज में रिस्क नहीं लूँगा तो फिर कभी नहीं ले पाऊँगा। और मेरी एक फ़िलॉसफी भी है लाइफ में कि कभी भी 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो किसी भी नाव के नहीं रह जाते वो लोग। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ के ही तैयारी करने का फ़ैसला किया और दिल्ली में रह के मैंने तैयारी करी। वहाँ पर पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक पहुँच गया था, पर कुछ वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके 2-3 दिन पहले मेरा फेस जल गया था। अच्छा। तो शायद फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से जल गया था। मैंने एक ऐसी मेडिसिन फेस पे लगाई जो मेडिसिन एक्सपायर्ड थी। ओह माय गॉड। उस एक्सपायर्ड मेडिसिन की वजह से एक रिएक्शन हुआ और पूरा मेरा फेस जो था वो रेड हो गया। फिर मैंने दिल्ली में ही डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, परंतु शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी लो था, उस चक्कर में भी मेरा बहुत ही कम मार्क्स से इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर
उस फेस की जो बर्न हो गया था, बर्न इंजरी थी, उसको कई महीने लगे सही होने में। और इन द मीन वाइल फिर रिज़ल्ट मेरा आया, तो रिज़ल्ट मेरा 31 मई 2017 को आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और अगला जो अटेम्प्ट था वो 18 जून 2017 को था। तो काफ़ी कम टाइम रहता है दोनों रिजल्ट्स के बीच में। बट फिर तैयारी करना मैंने फिर से स्टार्ट किया, और फिर जो मैंने 2017 में अटेम्प्ट दिया, तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ। मैं IRS इनकम टैक्स में सेलेक्ट हुआ। उस साल मेरी रैंक 296 थी। और उसके बाद फिर मैंने फिर से फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया जो मसूरी में होता है। मैंने कोर्स को स्किप करना सोचा और मैंने फिर से तैयारी की। अच्छा। तो फिर वो रिज़ल्ट अप्रैल में आया था, मई जून में पेपर था, और फिर से मैंने तैयारी करी। और फिर अगले साल मेरा सिलेक्शन IPS में हुआ। उस साल मेरी रैंक 154 थी। बताइए, यूपीएससी में लोग एक बार क्लिक हो जाए तो वो लोग तुरंत दबोच लेते हैं, बड़ी मुश्किल से तो यूपीएससी क्लियर होता है। IRS ऑफिसर अगर बन जाते वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जाहिर सी बात है आप वर्दी पहनना चाहते थे। वर्दी का हमेशा से एक क्रेज़ था, क्योंकि हमेशा मुझे लगता था कि पुलिसिंग की जो जॉब है उसमें पब्लिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है, और जो इंस्टेंट जस्टिस डिलीवरी है उसका मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो जन सुनवाई का पर्टिकुलर एलिमेंट होता है पुलिस में, क्योंकि पब्लिक को ये लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका समाधान केवल पुलिस के पास है। तो पुलिस के पास ऑलमोस्ट सब समस्याओं के लिए आती है। तो अगर पब्लिक की पल्स, नर्व्स और सोसाइटी के इशू समझने हैं तो शायद पुलिस से अच्छा कोई भी फील्ड नहीं है। तो मेरी रैंक 154 थी, तो उसमें मुझे IPS अलॉट हुआ, जो कि मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। जनता लेकिन कितना भी करो, जनता पुलिस से सेटिस्फाइड नहीं रहती है। पुलिसिंग की जॉब ऐसी है जो जिसमें काम कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर कोई पुलिसिंग 24 घंटा करे तो 24 घंटा भी कर सकता है, 18 करे तो 18 भी कर सकता है, और काम फिर भी ख़त्म नहीं होगा। और सेकेंडली थैंकलेस जॉब भी है, क्योंकि हमेशा हम लोग जो चीज़ों को डील करते हैं वो सोसाइटी की नेगेटिव चीज़ें हैं उनको डील करते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी भी एक होती है कि हम लोग हमेशा जीवन की अच्छी चीज़ों को सोचते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं, और जब हमारे साथ बुरी चीज़ हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो कई बार मुझे इस वजह से भी लगता है कि लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं। बट ओवरऑल पुलिसिंग में काफ़ी सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं कि जन सुनवाई के दौरान ही हम लोग काफ़ी इश्यूज़ को उस समय ही सॉल्व करा दें। इसके अलावा हम लोग ओवर द टाइम हम लोग फॉलोअप लेते रहते हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा पब्लिक से इंटरफेस होता है, तो हम लोग अगर छोटी छोटी वजहों से भी किसी को संतुष्ट कर पाएँ तो हम लोग के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर हल हो जाता है। अच्छा, हम आपका जो 15,000 करोड़ का जो फ्रॉड स्कैम, GST स्कैम, आजकल GST की काफ़ी बात हो रही है, तो GST का फ्रॉड पकड़ा था 15,000 करोड़ का, उस सवाल पर आए। एक सवाल, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, UPSC का जो एग्ज़ाम था उसमें एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों चलती है। वो क्लिप अंकित द्विवेदी से कहेंगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले वो क्या था, वो इंटरव्यू क्या था जिसमें आपसे पूछा गया? तो जब मैं स्कूल में था तो उस समय एक मूवी आई थी 3 इडियट्स। उसमें एक एक्टर है, उनका नाम शर्मन जोशी है। तो बचपन से ही मुझे कई लोगों ने बोला, स्कूल के समय भी बोला, बाद में बोला कि मेरा जो फेस है वो शर्मन जोशी जी से बहुत मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो मुझसे जब मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ था तो जो चेयरपर्सन थे उन्होंने बिल्कुल इंटरव्यू के एंड में उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो चेहरा है वो एक एक्टर से बहुत मिलता है, और वह एक्टर भी ऐसे ही एक मूवी में इंटरव्यू दे रहे थे जैसा आप इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उस समय मुझे क्लिक किया कि हाँ, शर्मन जोशी जी की बात हो रही। तो मैं था, हाँ सर, 3 इडियट्स मूवी है, शर्मन जोशी जी का ऐसा ही एक सीन है उसमें। तो बोला यस। उन्होंने बोला कि आप मुझे वो पूरा सीन अभी के अभी नरेट करके दिखाओ, और लकीली उस समय मुझे वो सीन याद भी आ गया। तो वो सीन कुछ इस प्रकार है कि जो पैनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही अपफ्रंट है, आप बहुत ही फ्रैंक हैं, और इतना फ्रैंक अगर आप रहेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। तो उस समय शर्मन जोशी का जवाब होता है कि सर, बड़ा मुश्किल से ये एटीट्यूड आया है, सर आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रख लेता हूँ। वाह वाह। और मेरे ख्याल से ना ये जानबूझ के आपसे पूछा हो गया, आप मन से था, मन में बोला था कि ये मन में बोल दिया था क्या आपने कि भाई? तो मैंने भी नरेट उस तरीके से कर दिया। मुझे मालूम था कि थोड़ा ये ट्रिक क्वेश्चन भी है कि जनरली इंटरव्यू में लोग ऐसे नहीं बोलते कि आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, और शायद यही ट्रिक क्वेश्चन की वजह से पूछा भी गया था मुझसे। बट क्योंकि वो सवाल था तो मैंने उसको एक लाइट हार्टेड
वे में उसको मैंने नरेट किया एंड आई थिंक दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि एक तो पूरा का पूरा सीन याद भी था और बिना डरे हिचक किए मेरे द्वारा सीन नरेट भी किया गया। और वो लास्ट ही क्वेश्चन था, जैसे ही मैंने वो नरेट किया सीन, सभी पैनलिस्ट मुस्कुराए और एक बड़े ही लाइट और बहुत ही पॉजिटिव नोट पर पूरा इंटरव्यू एंड हुआ। और उस साल मेरे इंटरव्यू में नंबर भी बहुत अच्छे आए, उस साल मुझे 190 मिले 275 में, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर माने जाते हैं और ख़ास करके उस पर्टिकुलर बोर्ड से वो नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो सीन और वो पर्टिकुलर इंसिडेंट मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। ठीक है सर, 15,000 करोड़ का फ्रॉड बार बार मैं टीज कर रहा हूँ, जीएसटी फ्रॉड, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ और मैंने खुद कवर किया था। और दोस्तों आप जानकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली से सटे नोएडा में एक पूरा का पूरा फर्जी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन खड़ा कर दिया गया था। और वो फर्जी मतलब एक आप पुलिसकर्मी, आईपीएस अधिकारी, आपके लोग, और एक सेटअप कर दे रहा है। तो ये कैसे ये खुलासा हुआ फर्जी पुलिस स्टेशन का, क्या केस था? तो हम लोग को एक दिन पहले पता लगा, शाम को मुझे किसी ने बताया कि सर इस तरह का एक इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से एक ऑफिस है। तो मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसे चल रहा है। उनका जो लोगो भी था वो एक राज्य की पुलिस से बड़ा सिमिलर लोगो था, तेलंगाना की पुलिस से उन्होंने अपना लोगो मिलता जुलता बनाया था। और उनके जो कलर्स थे वो भी पुलिसिंग के कलर्स उन्होंने यूज़ किए थे। तो हमने सोचा कि शाम को पता लगा था, हम रात में इसमें हुआ कर लेते हैं, कल सुबह इस पर हम प्रॉपर तरीके से सर्च करेंगे। और लकीली ये भी हुआ कि जब मैं उसी शाम गुजर भी रहा था तो मुझे वो खुद ही दिखा ऑफिस। और मैंने बोला कि ये तो बिल्कुल जिस एरिया में है वो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एरिया है यहाँ पे, ये ऐसे कैसे चल रहा है। तो पता लगा कि वो अभी खुला ही था, बिल्कुल हफ्ता 10 दिन पहले ही यहाँ पे चालू हुआ था। और हम लोग लकी थे कि हमने काफ़ी जल्दी उसको फिगर आउट कर लिया। और ऐसी ही एक घटना, मिलती जुलती घटना गाजियाबाद में भी कुछ समय पहले पकड़ी गई थी। फिर हमने अपनी मॉर्निंग में टीम को भेजा, तो टीम को हमने ऐसा एक डेकॉय भेजा जिसमें था कि पता करना था कि क्या हो रहा है। फिर हम लोगों को मालूम चला कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फ्रॉड है। तो इन लोग का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग जिस तरीके से आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, तो लोग कंबोडिया में बैठ के इंडियंस के साथ यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट करते हैं। तो वो कंबोडिया में एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन का सेटअप बनाते हैं और यहाँ के लोगों को पुलिस बन के ठगते हैं। ये लोग यही काम कर रहे थे, परंतु एनआरआई के साथ कर रहे थे यहाँ बैठ के। तो ये लोग जो हमारे एनआरआईज हैं, जो कनाडा में, यूएस में, यूके में हैं, उनको ये बोलते थे कि हम यहाँ की पुलिस है और आपके खिलाफ ये केस हमको यहाँ पे मिले हैं, अगर आपको वापस इंडिया आना है तो आपको इन पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना पड़ेगा जो हम होल्ड रखेंगे और आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेंगे, आपका एक फिर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा जिसकी वजह से आप इंडिया में एंट्री कर पाएंगे। इनके पास से हमें फर्जी लेटर हेड बहुत सारे मिले। हमको 3 मंत्रालयों के, आयुष मंत्रालय के, लेबर मिनिस्ट्री के और एक और मिनिस्ट्री के हमें फर्जी लेटर हेड मिले, जिसको बाद में हमने उन मिनिस्ट्री से वेरीफाई भी करवाया। हमको इनके पास फर्जी सीबीआई के, ईडी के वारंट मिले, फर्जी स्टैंप मिले, जिनको बाद में हमने उन एजेंसी से वेरीफाई भी करवाया। और यहाँ पे बैठ के इन्होंने ऑफिस इसलिए खोला था कि जिस तरीके से पुलिस नोटिस और समन देती है, इनका प्लान ये था कि उसी तरीके से ये लोग नोटिस और समन यहाँ के लोगों को देकर एक ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्रिएट करें। पर इसके पहले कि ये लोग इसको सफलतापूर्वक कर पाते, हम लोगों ने इनको पकड़ लिया, परंतु इनके पास से हमको इस तरह के नोटिस समन बरामद हुए थे जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग ओरिजिनली बंगाल के रहने वाले थे, तो हम लोगों ने इनके बंगाल के ऑफिस में जाकर भी दबिश दी। तो वहाँ पर भी इनकी एक वेबसाइट थी, वहाँ पर भी इस तरह के नोटिस समन हमको मिले, वहाँ पर भी ऐसे हमें कागज़ मिले। तो बेसिकली ये लोग एक ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइप का स्टार्ट करने वाले थे। और इनके जो पीड़ित हमको मिले, वो पीड़ित हमको कुछ एनआरआईज पीड़ित मिला, जिन्होंने जो पेमेंट इनको किए थे वो पेमेंट की हमको रिसिप्ट भी दी। और इनसे हमको हमारा फिर चेन कनेक्ट हुई कि किस तरीके से ये लोग ऐसे एनआरआई को ठगते हैं और बाहर के माध्यम से पैसा ये लोग मंगाते थे। अलग अलग हांगकांग में और कुछ अन्य देशों में ये लोग पैसा वहाँ पहले मंगाते थे, फिर हवाला के माध्यम से इंडिया पैसा मंगाते थे। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेटअप था इनका, जिसमें ये लोग जैसा कंबोडिया में भारतीयों के साथ डिजिटल अरेस्ट होता है, वैसा एनआरआईज के साथ डिजिटल अरेस्ट करने का सेटअप ये लोग यहाँ बनाना चाह रहे थे। अक्यूज जो अरेस्ट हुए उसमें एक टीएमसी का पूर्व नेता भी है अक्यूज अरेस्ट, और उसका बेटा भी अरेस्ट। ये अक्यूज का प्रोफाइल क्या है? मैंने सुना काफी वहाँ पे लग्जरी, वहाँ पे बहुत फ्रॉड किया और काफी प्रॉपर्टी बनाई। क्या अक्यूज प्रोफाइल, क्या नाम? हाँ, इनके खिलाफ जैसा हम लोग को बाद में जब हम लोगों ने इसमें दबिश दी तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल फेयरली इन्वेस्टिगेट किया। तब हम लोग को ये चीज़ नॉलेज में नहीं थी कि ये किसी पार्टी से लिंक भी है।
जब हमने बाद में इसमें इंक्वायरी की और इस पर जब न्यूज़ में गया तो जो मीडिया चैनल्स से जो बंगाल में कवर करते हैं वो उन्होंने इस स्टोरी को पिकअप किया और उन्होंने बताया कि पहले भी सीबीआई वगैरह और ईडी की रेड हुई हैं, वहाँ भी पहले भी उनके जांच के दायरे में ये लोग रहे हैं। इनके बेटे के खिलाफ भी कुछ पुराने मुकदमे लिखे हुए थे, कुछ शायद कार पे कुछ स्टिकर्स को मिसयूज़ करने का भी मुकदमा वहाँ पे चल रहा है। तो बाद में हमें रियलाइज़ हुआ और वहाँ की मीडिया के माध्यम से ही और आप लोग के माध्यम से पता लगा कि इस तरह के केसेस वहाँ पर भी चल रहे हैं और यहाँ पर इनकी बेल जो थी वो लोअर कोर्ट से रिजेक्ट भी हुई। सर, तो अब बात कर लेते हैं 15,000 करोड़ के फ्रॉड की। उसमें आपकी भूमिका क्या थी और कैसे पकड़ा गया ये 15 करोड़ की जीएसटी का फ्रॉड? तो एक हम लोगों को एक पत्रकार ही थे, उनके माध्यम से, जो कि इस मुकदमे के वादी भी थे, उन्होंने बताया कि उनका पैन कार्ड मिसयूज़ हुआ है और उनके पैन कार्ड पर ऐसी कंपनियां चल रही हैं जिनके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। अच्छा। फिर हम लोगों ने इसमें प्रिलिमिनरी जानकारी की तो मालूम चला कि उनका पैन कार्ड में जो फ़ोटो थी वो उनकी नहीं थी। वो उन्होंने किसी जिस बंदे ने उन फर्जी कंपनियों को बनाया उसने किसी और उनका पैन कार्ड इनका मिसयूज़ किया, परंतु फ़ोटो किसी और की लगाई। और कंपनी 2 जगह की कंपनियां थी, एक कंपनी महाराष्ट्र की थी, एक कंपनी पंजाब की थी। हमने तुरंत मुकदमा लिखा और इसमें पंजाब और महाराष्ट्र में हमने टीमों को भेजा। जब वहाँ से हमने उनके विभाग, जीएसटी विभाग से हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाले उन फर्म्स के, तो हमने पाया कि ये जो पत्रकार है उनका पैन कार्ड यूज़ हुआ है, उनके फादर का नाम मिसयूज़ हुआ है, उनका पैन नंबर मिसयूज़ हुआ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ मिसयूज़ हुई है और फ़ोटो किसी और की लगी हुई है। और जिस एड्रेस पे कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं वह कंपनियाँ वहाँ पर कोई वहाँ कंपनी मौजूद ही नहीं है। तो हम समझ गए कि ये फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड को करने का पर्पज़ ये रहता है कि कंपनी इस तरह की कंपनी बना दी जाए और उसके बाद उनसे फेक इन्वॉइसिंग की जाए, यानी उन कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल काटे जाए। फर्जी बिल काटने के बाद उनसे जीएसटी क्लेम किया जाए और जब तक जीएसटी विभाग वाले पकड़ पाएँ कि कंपनी असली नहीं है, कंपनी फर्जी है, तब तक वो करोड़ों के बिल काट चुकी होती है और उन करोड़ों के बिल से जीएसटी भी करोड़ों रुपए का ले चुकी होती है। फिर हमारे पास पहले तो ये 2 कंपनियां थी। जब हमने इस पूरी गैंग को पकड़ा तो ये गैंग दिल्ली ऑपरेट करती थी। हमने काफ़ी लोगों को इसमें अरेस्ट किया तो हमने पाया कि इनके पास लगभग ऐसी 3,000 कंपनियां थी। अच्छा। जो इनके पास जो इन्होंने बनाई हुई थी। जब हमने उन कंपनियों का डिटेल निकाला तो लगभग उन कंपनियों से 15,000 करोड़ के ऊपर के बिल कट चुके थे। तेरी। और ऑन एन एवरेज उनसे, क्योंकि ऑन एन एवरेज 18% जीएसटी रहता है, तो उनसे 4,000 करोड़ के ऊपर के आईटीसी क्लेम किए जा चुके थे। इस चीज़ को जीएसटी विभाग ने भी एक्नॉलेज किया। तो ये काफ़ी बड़ा उस मामले में फ्रॉड था कि इतनी बड़े स्तर पे कंपनियां मिलने का डेटाबेस मिलना बहुत रेयर होता है। और उन कंपनियां भी, क्योंकि 2 साल पुरानी कंपनियां थी, 2 साल में वो कंपनियां काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट के बिल ऑलरेडी काट चुकी थी। फिर हम लोगों ने इस पूरी गैंग को जब बस्ट किया तो फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये सभी विभागों को डेटा साझा किया। उस डेटा साझा करने से उन सभी कंपनीज का पता लगा कि शेल कंपनियां हैं। तो जीएसटी विभाग ने फिर रिकवरी करना स्टार्ट किया। उन्होंने भी हज़ारों करोड़ में इसमें रिकवरी करी। इस तरह के जो आईटीसी क्लेम किए गए थे उन सारी आईटीसी की चेन्स निकाली गई। और ये पूरा स्कैम ऐसे ऑपरेट करता है कि कुछ बिजनेसमैन इसमें होते हैं जो जीएसटी चोरी करना चाहते हैं, वह इस पूरे खेल को रचते हैं। तो 3 स्टेजेस में ये लोग इसको ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले वो बिजनेसमैन होते हैं जो इस तरह की फर्जी कंपनियां बनवाते हैं। जी। दूसरे लोग वो होते हैं जो वो नेटवर्क बनाते हैं जो लोग ऑनलाइन डेटा को फच करके, फोर्ज करके, यानी कूटरचित दस्तावेज बनाकर किसी की फोटो कहीं लगा दी, किसी का फर्जी बिजली का बिल कहीं लगा दिया, अकाउंट बनाया, आधार कार्ड और पैन कार्ड मिसयूज होने दिया। वो दूसरी चेन होती है। तीसरी चेन वो होती है जो फर्जी बिल काटते रहते हैं। तो इनके जो असली मास्टरमाइंड होते हैं वो वह बिजनेसमैन होते हैं जिनको इसका असल लाभ हो रहा है। तो हम लोगों ने जब जीएसटी विभाग को सूचना दी तो उन्होंने भी कई बिजनेसमैन को इसमें अरेस्ट किया और अरेस्टिंग के बाद उन्होंने जेल भेजा। हम लोगों ने उसके बाद जब पूरी इस चेन को निकाला तो उन बिजनेसमैन को हमने भी अरेस्ट किया। वो सब आज भी जेल में है। काफ़ी मजबूत इसमें मुकदमा उनके ऊपर बना क्योंकि पूरा करीब 15,000 करोड़ के ऊपर के हमें इसमें बिल्स मिले हुए थे। टोटल अरेस्टिंग इसमें 50 के ऊपर हुई। 50 लोग अरेस्ट? 50 के भी ऊपर अरेस्टिंग हुई और अभी भी लोग जेल में ही, अभी भी उनकी बेल नहीं हो पाई क्योंकि 3 मुकदमे लिखे गए और गैंगस्टर भी बाद में लगा इसमें। तो काफ़ी अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई और भविष्य में इसमें आप कन्विक्शन भी देखने को मिलेगा आपको। इस पूरे फ्रॉड का पर्पज़ ये होता है कि ये लोग सरकारी फंड्स को मिसयूज़ करते हैं। लोग फर्जी कंपनियां बनाते हैं और फर्जी बिल काटते हैं और जब तक पता लग पाता है कि कंपनी फर्जी है और ये बिल फर्जी है तब तक ये लोग उस
आईटीसी को यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रीराउट कर देते हैं अलग अलग कंपनियों में, और वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है, जैसे नोट की तरह वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और जब तक पता लगता है कि ये फर्जी कंपनियों के द्वारा और फर्जी बिलों के द्वारा मिला है, तब तक वह बिजनेसमैन इसको मिसयूज़ कर लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हमने केस खोला था। उसके बाद हम देखा है कि और भी अब राज्यों में जीएसटी के स्कैम्स खोले जा रहे हैं, परंतु आज से इतना बड़ा 3000 कंपनियों का स्कैम्स ये अभी तक का सबसे बड़ा अनर्थिंग का स्कैम है। 50 लोग गिरफ्तार। सीजर क्या क्या था, एक तो ये बताइएगा, और ये नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला था, कितनी शेल कंपनियां इसके लिए बनाई गई थी, बताइए। तो इसका जो राज्य, तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिसमें यहाँ पे नेटवर्क नहीं था। अच्छा, ऐसा एक भी राज्य नहीं था जहाँ की हमें फर्जी कंपनी नहीं मिली थी। उसकी वजह क्या होती है कि जब ये लोग फर्जी कंपनियां बनाते हैं तो हर फर्जी कंपनी का अलग अलग राज्यों में इनकॉर्पोरेशन का रेट अलग अलग होता है। यानी जो ये बिजनेसमैन इन कंपनियों को खरीद रहे हैं, या जो लोग फर्जी बिल काटने के लिए कंपनियों को खरीद रहे हैं, ऐसी ये फर्जी कंपनियां पहले बनाई जाती हैं, फिर इनको खरीदा जाता है। तो अलग अलग राज्यों का रेट अलग अलग होता है। जो हिंटरलैंड्स में राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ पे जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट हैं सबसे ज़्यादा उनका रेट रहता है। जो अन्य जगह पर है उनका कंपेरेटिवली रेट कम रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि 3000 कंपनियों में ऐसी एक भी राज्य है जिसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हमको नहीं मिली थी, कोई यूनियन टेरिटरी भी नहीं थी। अरेस्टिंग में हमने काफ़ी राज्यों से इसमें अरेस्टिंग करी। सबसे जो दूर की अरेस्टिंग थी, मुझे कोयम्बटूर में एक अरेस्टिंग हुई थी। हमारी टीम कोयम्बटूर गई थी और वहाँ पे एक बिजनेस वुमेन थी, उनको अरेस्ट किया गया था। ये बात लास्ट ईयर 2024 मई या जून के आसपास की है। तो उनके द्वारा लगभग 12 करोड़ के आसपास का स्कैम किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र से कई अरेस्टिंग हुई थी, उड़ीसा से कई अरेस्टिंग हुई थी, पंजाब से कई अरेस्टिंग हुई थी, हरियाणा से अरेस्टिंग हुई थी, और ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से भी कई अरेस्टिंग हुई थी। तो कई राज्यों से भी इसमें अरेस्टिंग हुई थी और टीमें लगातार इसमें अलग अलग जगह पर गई थी। इस नेटवर्क में मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कैसे हुई, पैसा कहाँ कहाँ गया? तो इसमें ये लोग कंपनियों के माध्यम से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के माध्यम से ये लोग पैसा रीडायरेक्ट करते हैं। तो चेन बहुत लंबी रहती है इन कंपनियों की, 10 कंपनियों की, 15 कंपनियों की। ये उसी तरीके से आईटीसी फ्लोट करता है जैसा कैश मार्केट में फ्लोट करता है। एक बार किसी के हाथ में कैश आ जाता है फिर पता करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, परंतु क्योंकि जीएसटी का सिस्टम पूरा ऑनलाइन है तो वहाँ पे हमें पता लग जाता है। तो इस केस में लगभग ऐसा 15,000 करोड़ के हमको पता लग गया था कि ये पैसा कहाँ कहाँ फ्लोट कर रहा है। इस मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ऐसा रहता है कि जब ये पूरा हमने स्कैम बस्ट किया, उसके बाद एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जून 2023 में, और वहाँ पर जीएसटी काउंसिल में पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि आज के बाद जितने भी जीएसटी के केसेस होंगे उसकी सूचना ईडी को भी साझा की जाएगी, और ईडी भी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जो हमारे एक्यूज इसमें पकड़े गए, खास करके दिल्ली में कुछ बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन अरेस्ट हुए थे। उन सब बिजनेसमैन का जो प्रोफाइल था उसमें उनके खिलाफ पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी मौजूद मिले, उनके हमें सीबीआई के केसेस भी मौजूद मिले। तो इस तरह के जो बिजनेसमैन थे वो सभी तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ये लोग इस तरह के पूरे पैसे को, जब वो पैसा आईटीसी के फॉर्म में आ जाता है, उसको पैसे को कहीं कहीं से निकलवा कर उस फॉर्म को कैश में लेते हैं और अपने सिस्टम में कैश के फॉर्म में उसको रीडायरेक्ट करा देते हैं। देखिए, अमूमन मैंने देखा है कि जो जीएसटी का या इस तरह के फ्रॉड का केस होता है वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बाकी करते हैं। चलिए, आपके पास ये केस अमूमन आता है लोकल पुलिस में, तो लोकल पुलिस भी ध्यान नहीं देती, सोचती है अरे यार लिखत पढ़त कागजी कार्रवाई का है, इंस्पेक्टर सोचता है अरे कहाँ साहब फंसा दिए वो। तो ये जीएसटी का इतना बड़ा केस नोएडा पुलिस, और मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, नोएडा पुलिस को तो देख ही रहा हूँ मैं। ये केस तो आपने एकदम चैलेंज के तौर पर ले लिया होगा, जाहिर सी बात है, तभी 50 लोग अरेस्ट हुए। कितनी टीम लगाई, कैसे उसको मॉनिटर किया, और बिना क्योंकि मतलब आपके जैसा ऑफिसर मॉनिटर, चाहे आप या कोई भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो इस केस की सेंसिटिविटी को समझता कि राजस्व को भी नुकसान हो रहा है, तो कितनी टीम लगाई, कितनी कड़ी मशक्कत, क्योंकि इससे तो बड़ा लिखा पढ़ी वाला काम है सर। इसमें तो ये नहीं है कि आदमी को पकड़ा और पैर में गोली मारी, इधर गोली, इनकाउंटर वाला तो हिसाब किताब है नहीं, तो बड़ा सिंसियर वर्क है सर। हाँ, कैसे किया आपने ये? एक तो मेरा आईआरएस का बैकग्राउंड है, वो मुझे बहुत काम आया। तो पूरा जो चेन है, कैसे लिंक होने हैं, सारे एविडेंसेस कैसे लिंक होने हैं, क्योंकि पैन कार्ड से आधार लिंक होना है, उससे सिम लिंक होने हैं, सिम से एड्रेसेस लिंक होने हैं, लिंक से फिर आईटीसी लिंक होना है, पूरी चेन बननी है। तो एक 50 से ऊपर जो अरेस्ट हुए वो कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एज अ गैंग काम कर रहे हैं ये, अदरवाइज ये साबित नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने ना केवल उन 50 लोगों को एज अ
चेन पकड़ा, परंतु उन सबको एक दूसरे से लिंक भी किया और हमारी जो 3000 कंपनी से उनसे लिंक भी किया कि वो इसी केस के पार्ट हैं। वो एक मुश्किल काम था। एक तो IRS का बैकग्राउंड मुझे काम आया। सेकेंडली ये पूरा जो पहले हमने 8 लोग इसमें अरेस्ट किए थे शुरू में जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी। फिर उसके बाद जब ये केस लाइमलाइट में आया तो इस केस की मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल से की गई। इसकी मॉनिटरिंग CMO और PMO से भी की गई, फाइनेंस सेक्रेटरी के लेवल से इसकी मॉनिटरिंग की गई। और उसमें उसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई जिसमें सभी विभागों के और खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इसकी मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट जगहों से हो रही थी। तो ये नोएडा पुलिस के लिए एक चैलेंज था कि किस तरीके से इस पूरे केस को लूजन अप नहीं होने देना है, हमें सब सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। तो इसलिए हम लोगों ने एक SIT बनाई इसमें, जो जॉइंट CP यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है उनके अंडर में कमाई, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी हेल्प किया। तो उसमें हम 8-9 लोग SIT का पार्ट थे और फिर हम लोगों ने इस केस को लूज़ नहीं होने दिया कभी भी। अरेस्टिंग होती रही लगातार, एक जितनी भी अरेस्टिंग हुई वो एक करके अरेस्टिंग हुई, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, और हम लोगों ने लगभग इसमें 1 साल मेहनत की। और जून 2023 से लेके लगभग मई 2024 तक लगातार इसमें हमने अरेस्टिंग करी, और उस अरेस्टिंग के बाद ये फिगर लगभग 50 तक पहुंच पाया, जिसमें हमने किसी भी लूज एंड को नहीं छोड़ा। और उसी की वजह थी कि इसमें बेल जो थी वो कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है किसी किसी केस में, परंतु अभी भी लोग जेल में ही मौजूद हैं और आज भी इसमें बेल मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमने प्रयास ये किया है कि सभी लोग एक दूसरे से भी कनेक्टेड हमको दिखे, और इन 3000 कंपनियों में सबका रोल, इंडिविजुअल रोल क्या क्या है, हमने वो बिल्कुल स्पेसिफिक बताया ताकि सबका क्रिमिनलिटी और सबका रोल बिल्कुल आइडेंटिफाइड हो। तो हम लोगों ने प्रॉपर एक SIT बना के, एक टीम बनाकर, और एक एक एंगल पे एक एक केस डायरी को देखा, तब जाके केस इतना मजबूत हुआ। एक कॉफ़ी का शिप मारिए, फिर मैं अगला सवाल आपसे सर पूछता हूँ। और जाहिर सी बात है, ये सवाल ये होगा कि ये जो आपने केस वर्कआउट किया, इसका बाकी जगह क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या दूसरे राज्यों में भी इस तरह के केस ओपन हुए? क्या इम्पैक्ट रहा? इसमें जब हम लोगों ने इस केस को क्रैक किया तो एक तो विभाग में, GST विभाग में भी उन्होंने कई पॉजिटिव चेंजेस किए ताकि इस तरह के फ्रॉड भविष्य में ना हो। इसके अलावा कई बार जब अन्य पुलिस के पास भी इस तरह के केस आते हैं तो अक्सर ही वो लोग नोएडा पुलिस को और हम लोग को कॉन्टैक्ट करते हैं कि किस तरीके से इस केस को क्रैक किया जाए। उदाहरण स्वरूप अभी एक जूनियर IPS ऑफिसर है, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया, दिल्ली में उनके पास ऐसा ही केस एनकाउंटर हुआ, तो आगे कैसे बढ़ना है। तो इस तरीके से नोएडा पुलिस ने एक इसकी SOP बना दी कि अगर ऐसे केस हों तो उन्हें कैसे क्रैक करना है। और भविष्य में भी रिसेंटली मुजफ्फरनगर में भी एक ऐसा ही केस उन्होंने क्रैक किया, तो उसमें भी उन लोगों ने हमसे हेल्प ली थी कि किस तरीके से हमें लूज एंड्स को नहीं छोड़ना है और किस तरीके से पूरी चेन को डेवलप करना है। तो अब ये केस ऐसी नज़ीर बन गया है जिसमें जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करती वो ज़रूर कॉन्टैक्ट भी करती है, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हम उनसे शेयर करने का प्रयास करते हैं, ताकि इस तरह के जो नेशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जो लोग इस तरह का क्वेश्चन उठा रहे हैं, उन लोगों को हम ज़रूर एक प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर पाए। सुपर सुपर, वेल डन सर। हमारी टीम की तरफ से आपको बधाई इसके लिए। लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, और जिस केस के बारे में, इस केस के बारे में अभी जब हम बात कर रहे होंगे उस वक्त भी कोई अपने घर में कैद होगा, डिजिटल अरेस्ट। और इतनी जागरूकता है, टेलीविज़न पे इतने एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने भी एक दिन बोल दिया डिजिटल अरेस्ट के बारे में, उसके बावजूद भी डिजिटल अरेस्ट का लोग शिकार हो रहे हैं, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर हो रहे हैं, सब पढ़े, ऐसा ही कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग, नोएडा की पॉश सोसाइटी, मुंबई की पॉश सोसाइटी। तो ये डिजिटल अरेस्ट का मामला, और अब तो लोग सुसाइड भी कर दे रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट का मामला क्या है, ये आज हमारे दर्शकों को एकदम क्लियरली समझा दीजिए कि किस तरह से जब कॉल आए तो कैसे बचे, और ये एक्चुअली मामला है कहाँ, क्या है, कैसे चलता है, कैसे ट्रैप में लेते हैं। ये बहुत बहुत सीरियस इशू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े मतलब कंपनियों के मालिक तक लोग डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही रेलिवेंट चीज़ उठाई। उसके पहले मैं एक जनरल बात बोलूँगा साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड अन्य सभी फ्रॉड से अलग है, इस तरह अलग है, और अन्य सभी क्राइम से भी अलग है, क्योंकि अन्य जब क्राइम होते हैं जैसे चोरी होना, स्नैचिंग होना, या कोई अगर किसी के बीच लड़ाई भी हो जाए, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हाँ। हमारे मतलब विक्टिम के कंट्रोल में नहीं होते। किसी के साथ घटना हो जाए, विक्टिम की गलती नहीं होती उसमें। परंतु साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें कहीं ना कहीं खुद अवेयरनेस की कमी से इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं। कई बार लोग वेरीफाई नहीं करते, कई बार अवेयरनेस की कमी होती है, कई बार इनकम्प्लीट नॉलेज होती है। इसलिए साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जो 100% प्रिवेंटेबल है अगर अवेयरनेस है। ये अन्य सभी तरह के अपराधों से, अन्य सभी तरीकों के फ्रॉड से अलग है। इसलिए साइबर फ्रॉड की
अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके माध्यम से, खास करके मीडिया के माध्यम से, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम अवेयरनेस हो। जो लोग अवेयर होते हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, उनके साथ इस तरह के फ्रॉड नहीं होते हैं। साइबर फ्रॉड उन लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जिनकी अवेयरनेस हाफ होती है। कुछ अवेयरनेस है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे काम करता है, पर पूरी तरीके से फ्रॉड की अवेयरनेस नहीं है। सेकेंडली 2 एलिमेंट और कई बार इन्वॉल्व होते हैं। वो होता है एक तो फियर, जिसमें लोग डर की वजह से इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं, और कई बार होता है लोभ, जिसमें ये भी एंगल आता है कि फ्री कोविड टेस्ट के नाम पे क्लिक कर दिया, केबीसी में एंट्री होनी है उस पर क्लिक कर दिया, बिजली का समय है तो एसी में इतना डिस्काउंट है उस पर क्लिक कर दिया। तो फ्रीबीज के नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। और जो दूसरा आजकल मेजर फ्रॉड रीजन है वो है डर, फियर की वजह से भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह का साइबर अपराध इंक्लूडिंग डिजिटल अरेस्ट इज 100% प्रिवेंटेबल। आप इस तरह के साइबर अपराधों को अवेयरनेस से पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, और डिजिटल अरेस्ट उनमें से एक है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसा मैंने आपको बताया, कुछ लोग जो खास करके दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, वह लोग, उन्होंने एक सेटअप क्रिएट कर रखा होता है, उसमें यूनिफॉर्म में वो लोग होते हैं और बिल्कुल पुलिस कर्मियों की तरह ही बात करते हैं। उस तरह के ही नोटिस, उस तरह के समन बना लेते हैं, और जिस तरह के हैंडसेट पुलिस यूज़ करती है उस तरह के बीच में साउंड आती रहती है जिसमें वो हैंडसेट का उपयोग करते हैं, और लोगों को ये डराते हैं कि उनके प्रिय, उनके परिजन, उनके नियर एंड डियर वंस किस समस्या में है, और उस समस्या में, उस डर के नाम पर ये लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो फिजिकली किसी को अरेस्ट नहीं करते, यानी कि किसी को थाने में लाकर नहीं बैठाते हैं। वो कहते हैं कि आप जहाँ पे मौजूद हैं यहीं पर आप अरेस्ट रहेंगे, पर आप हमारी नज़रों से दूर नहीं होंगे। आप जहाँ बैठे आप वहीं बैठे रहिए। आप वो लोग ड्यूटी चेंज करते रहेंगे अपनी, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, और जो भी विक्टिम है इसमें है उसको बोलते हैं कि आप इसमें बिल्कुल भी आप हटिए मत। अगर आप बाथरूम में जाएंगे तो भी आप अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन अपने साथ लेके जाएंगे, ताकि आपकी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रहे। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हम आपको फिजिकली आके अरेस्ट कर लेंगे, ये धमकी भी देते हैं। तो लोग इस चक्कर में 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन अरेस्ट रहते हैं। इस इतने तरीके से अरेस्ट भी रहते हैं कि जब वो लोग बैंक भी जाते हैं पैसा निकालने, कई बार ऐसा भी हमने देखा कि लोग डिजिटल अरेस्ट के समय पर बैंक गए, बैंक में जाके उन्होंने कैश निकाला, या बैंक में जाके उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया, और उस दौरान भी उन्होंने बोला, जो फ्रॉडस्टर है वो बोलता है कि आप बैंक जाके पैसा निकालो, परंतु उस बैंक वाले को बताना मत कि डिजिटल अरेस्ट हो। तो लोग, क्योंकि उस एक हिप्नोटाइज्ड ही एक तरीके से होते हैं कि वो लोग समझ नहीं पाते कि डिजिटल अरेस्ट है। इससे बचने का उपाय जो है वो ये है कि सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिए कि पुलिस कभी भी इस तरीके से डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस फिजिकल तरीके से काम करती है, जिसमें अगर उसको किसी को अरेस्ट करना है तो वो खुद जगह पर जाकर नोटिस देके, समन देके, एक पूरे प्रोसीजर को पालन करके अरेस्ट करती है। कभी भी किसी भी सिनारियो में घर के अंदर पुलिस इस तरीके से डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं करती है। दूसरी चीज़, जिन नियर और डियर वंस के बारे में इस तरह की अफवाह हो रही है, आप उनसे एक बार कंफर्म कर दें, उनसे क्लैरिफाई कर लें। और अगर आपको कभी लगता है कि वो पुलिस, कोई अगर नोएडा में बोलता है कि मैं मुंबई में बैठ के तुमको डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने नियरेस्ट नोएडा के पुलिस थाने में चले जाइए, वो आपको बता देंगे कि ये फ्रॉड हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ आप मौजूद हैं आप उसी जगह पर कंफर्म करने जाएं जो व्यक्ति वहाँ से खुद को क्लेम कर रहा है। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएं, आप 112 पे कॉल करें। अगर आप ना भी जाएं तो आप बस 112 पे कॉल कर लीजिए, जो 112 के पुलिसकर्मी में आएंगे वो भी बता देंगे कि ये फ्रॉड है। लेकिन यही नहीं कर पाते लोग, तो उसकी वजह ये है कि लोग के अंदर जो फियर का फैक्टर है, जो डर है, वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, और स्वाभाविक भी होता है। बहुत बार लोग अपने करीबियों के लिए बहुत चिंतित होते हैं। अच्छा, मैं फिर टोक रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट करीबियों का, और आजकल मैं ट्रेंड भी देखा हूँ कि जी आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर वहाँ ड्रग्स रिकवरी, और ये भी कई तरह के होते रहते हैं। मोस्टली ऐसे ही होते हैं। मोस्टली बोलते हैं कि आपके परिजन हैं, आपके बेटा बेटी दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं, इनके पास से इतने करोड़ के ड्रग बरामद हुए हैं। ये बहुत ही कॉमन एक मॉडस ऑपरेंडी है, और हम कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, या हम वहाँ की एयरपोर्ट की पुलिस से बात कर रहे हैं। अगर आपको इनको छुड़वाना हो तो आप इतना, जो अमाउंट का ड्रग्स है उसका इतना पोर्शन आपको देना पड़ेगा। फिर जब इनको रियलाइज़ होता है कि व्यक्ति देने को रेडी है, तो फिर वो और बोलते हैं कि अब आपको इतना चीज़ इस क्लियरेंस के लिए देना पड़ेगा, अगर आपको अब ये फ्लाइट का पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट लंबे समय तक चलता रहता है, जब तक उस व्यक्ति को पता लगता है कि ये डिजिटल अरेस्ट वो हुआ था, तब तक उसका काफ़ी पैसा निकल जाता है। हमने तो कई बार ऐसा भी केस देखा है कि लोग लोन लेकर डिजिटल अरेस्ट का पैसा दे रहे हैं।
तो इसका बचने का उपाय बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए कि पुलिस इस तरीके से डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। अगर नोटिस समन आपको दे रही है तो आपको अरेस्ट कभी नहीं करेगी। वीडियो कॉल पे पुलिस इस तरह बात नहीं करती है। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप 112 कॉल कर लीजिए। अगर आप इंडिया में जहाँ भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, आप 112 यूनिवर्सल नंबर है, आप उस 112 नंबर को कॉल करिए, वो पुलिस आपको बता देगी कि डिजिटल अरेस्ट आपके साथ हो रहा है। अगर आप वो भी नहीं करते तो आप बस एक ट्वीट कर दीजिए कि मुझे इस तरह का कुछ आया है और पुलिस को टैग कर दीजिए, वो पुलिस आपको वहीं आके हेल्प कर देगी। और उसके अलावा हम लोग अवेयरनेस के पूरे साधन है। आजकल आप देखते हैं कॉलर ट्यून भी, सबकी कॉलर ट्यून में भी डिजिटल अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं, तो उसमें कमी भी आई है। आज से 6 महीने पहले जितने केसेस हो रहे थे उससे कमी भी आई है। परंतु क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का जो स्कैम है उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। करोड़ों रुपए के डिजिटल अरेस्ट के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो आप इस तरह के स्कैम से दूर रहें, उनसे बचें। और याद रखें कि पुलिस का जो फंक्शनिंग है, पुलिस की वर्किंग, वो इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके होती ही नहीं है। अगर पुलिस को अरेस्ट करना होता है तो पुलिस अरेस्ट करती है 24 घंटे के अंदर आपको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद वहाँ पे आपकी जुडिशियल रिमांड या पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी अगर उसको अरेस्ट करना है तो। इस तरीके से 24 घंटे से ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट करना किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी लॉ में परमिसिबल ही नहीं है। तो आप समझ जाएं कि वो आपके साथ फ्रॉड ही कमिट हो रहा है। दिक्कत क्या करें कि वो आता है जो वीडियो कॉल पे, वो आप ही जैसा वर्दी वर्दी पहन के आता है तो लोग अच्छा कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं वो करोड़ नोएडा में तो लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। और अब तो कई जगह से सुसाइड के, हैदराबाद से, शायद मैं गलत नहीं हूँ, हैदराबाद सुसाइड का मामला है। ये तो बड़ा मतलब अच्छा, उस वक्त जब डिजिटल अरेस्ट व्यक्ति होता होगा तो उसकी तो मतलब मनस्थिति क्या होती होगी? मतलब अगर आपने इस तरह के कोई केसेस आए होंगे। हम लोगों ने विक्टिम से बात करी है फ्रॉड होने के बाद से, तो वो कुछ वैसी मनोस्थिति होती है जैसे जो टप्पेबाजी होती है, जिसमें वो लोग सम्मोहित कर लेते हैं इस तरीके से कि लोग अपने जो कॉमन सेंस है और जो लॉजिक्स हैं उसको भूलने लगते हैं। अगर आपको याद हो कि जब इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी तो टप्पेबाजी हुआ करती थी कि लोग घर में आते थे, कुछ महिलाएं घर में आती थी, वो कुछ गहने दिखाती थी और लोग घर अंदर जाते थे और फिर अपने गहने दे देते थे। इस तरह के पहले केसेस आपको याद होगा आते थे। अभी भी कई बार हम देखते हैं कि टप्पेबाजी होती है जिसमें कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि इतनी गड्डी की नोट है, आप 500 का नोट हमको दो, हम आपको 200 के इतनी गड्डियाँ नोट दे देंगे। कई दिल्ली की गैंग्स ऑपरेट करती हैं, हम लोगों ने कई बार पकड़ी भी है। उसमें भी हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। ये लोग भी उसी तरीके से अपनी बातों में कुछ इस तरीके से बहकाते हैं कि लोग ये भूल जाते हैं कि ये एक्चुअल पुलिस वाले नहीं है, पुलिस इस तरह काम नहीं करती है। तो वो कुछ हिप्नोटाइज्ड टाइप का है, परंतु उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी भी अन्य तरह के अपराध से बहुत ज़्यादा है। जिस मैग्नीट्यूड के फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट में होते हैं वो मैग्नीट्यूड करोड़ों में अक्सर हमने देखा है, और वो किसी भी अन्य तरह की टप्पेबाजी जो अन्य हमने केसेस में देखा है उससे बहुत बड़े स्केल पे होती है। खत्म क्यों नहीं रहा? कहाँ से चल रहा है ये सब? ये जो डिजिटल अरेस्ट है चल कहाँ से रहा है? ये इसमें 2 एंगल होते हैं। तो इंडिया में जो लोग अपने सिम कार्ड को, जो अपने बैंक अकाउंट्स को मिसयूज़ करते हैं, हम उनको तुरंत ही हम लोग उसको अरेस्ट करते हैं। और आपने कई अरेस्टिंग आपने देखी होंगी, अरेस्ट होती। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों में बैठकर वहाँ पर इस सेटअप को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। तो उन देशों के लिए हम लोग लीगल मैकेनिज्म अपनाते हैं ताकि उनका डिपोर्टेशन, उनका एक्स्ट्राडिशन, और जब वो लोग जिस भी तरीके से लीगली इंडिया में आ पाए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, हाँ, ऐसे नाम है? बिल्कुल। वो मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया के ही देश हैं जहाँ से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और हम लोग उन देशों के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके इसका एक सोल्यूशन निकलवाने की तरफ प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में कितनी अब तक गिरफ्तारियां होंगी? कुछ सजा वजा मिल पाती है? हाँ, इसमें हम लोग, क्योंकि इसमें जो डिजिटल ट्रेल बनती है उसमें जो भी लोगों ने अपने कुछ पैसों के लिए या कुछ पर्टिकुलर कट के लिए लोग अपना अकाउंट मिसयूज़ होने देते हैं, तो वो लोग अपना फ़ोन नंबर को मिसयूज़ होने देते हैं, सिम खरीद देते हैं और लोगों को दे देते हैं। वो सिम बाद में दूसरे देशों में जाता है। अभी आपको अगर याद हो, हमने बुलंदशहर के 5-6 लोगों को पकड़ा था, नोएडा पुलिस ने पकड़ा था। ये लोग अपने सिम को मिसयूज़ होने का गैंग बनाते थे, तो हम लोगों ने उन सिम से फ्रॉड होने से रोक दिया था। इसके पहले कि उनसे डिजिटल अरेस्ट होता, हम लोगों ने उन 5-6 लोगों को अरेस्ट किया। उस तरीके से लोग कुछ पर्टिकुलर कट के लिए, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट के लिए लोग अपने आइडेंटिटी कार्ड को मिसयूज़ होने देते हैं। उनको वो पर्टिकुलर कट मिल जाता है और उसका एक मेजर अमाउंट उन लोगों को जाता है जो ये फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। तो जो लोग इंडिया में इस अमाउंट को कमिट कर रहे हैं उनको तो हम इमीडिएटली अरेस्ट कर लेते हैं, और जो लोग विदेशों वाला एंगल है उन विदेशों वाले एंगल पे हम लोग लीगल तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ, कॉफ़ी का सिप और आप मार सकते हैं।
जिसको लेकर मेरे दफ्तर के लोग, आपकी फैमिली के दफ्तर के लोग, आपको दिन भर में 2-4 महीना भर में का फ़ोन आ ही जाता होगा, वो है मोबाइल चोरी। मेरा खुद का मोबाइल फ़ोन मुंबई में चोरी हुआ था। एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे का केस था और मैं तो बहुत खुश हुआ था क्योंकि आईफ़ोन मैं मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मोबाइल फ़ोन नोएडा में बहुत धड़ल्ले से चोरी होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, अभी मैंने सुना कि शायद आप ही ने 100 नोएडा में पुलिस जो मोबाइल चोरी हुआ था वो रिटर्न कराया। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं बोलते हैं भाई पुलिस शिकायत नहीं दर्ज करती, खोजती नहीं है। मैं जानता हूँ क्योंकि हज़ारों फ़ोन आते हैं कि पुलिस क्या-क्या करे? पुलिस कुछ कर भी है तो जो आपने थैंक लिख ये कैसे करना चाहिए? मोबाइल फ़ोन खोए तो क्या करना चाहिए लोगों को? जैसा आपने अभी बताया, आज ही लकीली आज ही एक मिशन सहयोग के अंतर्गत हमने 100 के ऊपर मोबाइल उनके ओरिजिनल ओनर्स को सौंपे। वाह भाई! पिछले 2 साल में जब से मेरी नोएडा पोस्टिंग हुई है, लगभग 1000 के ऊपर मोबाइल हम लोगों ने उनके ओरिजिनल ओनर्स को ही दिए हैं। तो जैसे ही अगर किसी के साथ मोबाइल फ़ोन उसका चोरी हो, तुरंत ही उसको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। जैसे ही पुलिस में एक बार कंप्लेंट होती है तो हमारे रिकॉर्ड में उस फ़ोन की डिटेल आ जाती है। फ़ोन नंबर, उसका IMEI हमारे पास आ जाता है। अब जब भी फ़ोन चलेगा, 1 साल बाद चले, 2 साल बाद चले, 6 महीने बाद चले, हम रेगुलर बेसिस पर उसका IMEI रन कराते हैं। और जैसे ही वो फ़ोन चलता है, वो चाहे इंडिया में कहीं भी चल रहा हो, हमारे पास उसका डेटा आता है, हम अपनी टीमों को भेज के उस फ़ोन को रिकवर करते हैं और ओरिजिनल ओनर्स को देते हैं। तो बहुत बार लोग फ़ोन चोरी जब उनका हो जाता है तो सूचना ही नहीं देते पुलिस को। कभी ऐसा मत करें, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि कितने फ़ोन चोरी हो रहे हैं। आज जब हम लोगों ने फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक फ़ोन ऐसा था जो फरवरी 2023 में चोरी हुआ था और वो फ़ोन फिर ओवर द टाइम चला और हम लोगों ने उसको ट्रैक किया और हमने गुजरात से में वो फ़ोन चल रहा था। फिर हम लोग गुजरात में ट्रैक किया किसने चोरी किया है और हम लोगों ने आज उस ओरिजिनल ओनर को अपना फ़ोन दिया। तो कई बार हमको साल-साल, 2-2 साल बाद भी फ़ोन मिलता है, परंतु हम लोग उसको ट्रैक कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सूचना हमको दें कि आपका फ़ोन चोरी हुआ है। सेकेंडली, हमारे कई मैकेनिज़्म्स हैं इसको फ़ोन को ट्रैक करने के। अगर फ़ोन मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ़ोन होता है वो गुम हो जाता है। गुम होने का अर्थ ये होता है कि किसी ने जेब से निकाल लिया, कभी गिर गया, कभी किसी के हाथ से छूट गया। तो हम लोग जब उसकी गुमशुदगी लिखते हैं तो हमारे रिकॉर्ड में रहता है और हम उसका लगातार IMEI रन करते हैं और एक पोर्टल उसी लिए सरकार ने बनाया, उस पोर्टल का नाम है CEIR। उसमें हम उस IMEI को एंटर कर देते हैं। अब वो पोर्टल ऑल इंडिया काम करता है। अगर वो हम भी उसको ट्रैक करेंगे, अन्य जनपद भी ट्रैक करेंगे। जैसे ही वो फ़ोन कहीं भी ऑपरेट करेगा, हमको सूचना मिल जाती है उसकी। उसके बाद हम लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट से और बाकी राज्यों से कोऑर्डिनेट करके फ़ोन को मंगा लेते हैं। दूसरा, कई बार फ़ोन होता है वो स्नैच हो जाता है, तो आप उसकी FIR तुरंत कराएँ। उसमें भी हमारी टीम लगती है और जैसा आप देखते रहते हैं, अक्सर ही हम लोग स्नैचर्स को पकड़ते रहते हैं। कई बार स्नैचर्स मुठभेड़ के दौरान मिलते हैं, कई बार लाइव मिल जाते हैं, कई बार हम गैंग कोऑपरेट करते हैं और कैमरे के माध्यम से ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद हम उस शॉप तक पहुँचते हैं, जिस शॉप में कुछ ऐसी पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं जो इस तरह के चोरी के फ़ोन लेती हैं। तो हम लोग उस समय भी हम लोग हंड्रेड्स ऑफ फ़ोन की रिकवरी करते हैं। तो इन सभी माध्यम से और उसके बाद हम लोग कोर्ट के आदेश के माध्यम से उन फ़ोन को रिकवर कराते हैं। तो कई सारे मैकेनिज़्म्स हैं और जो हमने देखा है पिछले 2 साल में कि जितने भी फ़ोन्स गए हैं, ऑलमोस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 50% के ऊपर फ़ोन्स हमको मिल जाते हैं। इमीडिएटली नहीं मिलते, परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल जाते हैं। मेरा एक सवाल है, वो लोग तो खैर शिकायत करते हैं कि पुलिस FIR ही नहीं दर्ज करती, शिकायत ही नहीं दर्ज करती। खैर वो शिकायतें कभी कम नहीं होंगी पुलिस को लेकर। मेरा ये सवाल, ये जो चोर पकड़ते हैं मोबाइल चोर, ये कौन लोग होते हैं? किस लिए मोबाइल चोरी करते हैं? जैसे कभी किसी को तो इंटरोगेट किया होगा बिल्कुल। आपने। ये क्या कैरेक्टर होते हैं? मैंने सुना कई बार रील बढ़िया बनाने के लिए बढ़िया मोबाइल लेकर, ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, क्यों छीनते हैं? कभी किसी को किया हो कोई एक यूनिक? बार बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको बताऊँ मैं जब ट्रेनिंग में था तो मुरादाबाद पोस्टिंग थी मेरी। तो एक थाना है मझोला, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग में था, ऐसे ही मैं शाम को बैठा हुआ थाने पे, एक चोर पकड़ के आया, मेरे सामने चोर आया। तो मैंने उससे यही सवाल पूछा आपने पूछा है। तो वो तो खैर नशे में काफ़ी रहते थे लोग, तो वो स्नैच करता था। 2 महीने बाद मैं दूसरे थाने में बैठा हुआ था, उस थाने का नाम था मैनाठेर। तो मैंने उस चोर को फिर से देखा। मैंने उससे पूछा कि तुमसे मिला हूँ क्या कभी पहले मैं? बोलता है सर आपने 2 महीने पहले मुझे पहले भी पकड़ा था। उन दोनों थानों में लगभग 15 किलोमीटर का फ़र्क भी था। तो फिर इनकी जो साइकी होती है, साइकी समझ पाना तो मुश्किल है, पर हम लोग ने देखा ईज़ी मनी के लिए वो फ़ोन को ये लोग लेते हैं और इमीडिएटली उसको सेल ऑफ करने का प्रयास करते हैं। कई बार राहगीरों को सेल ऑफ कर देते हैं या कुछ शॉपकीपर्स को सेल ऑफ कर देते हैं। तो अगर 50,000 का फ़ोन भी होता है, उसको बहुत ही कम अमाउंट में ये लोग सेल ऑफ करके ईज़ी मनी लेने का प्रयास करते हैं।
आजकल एक चीज़ बहुत कॉमनली मैं देख रहा हूँ कि जो मार्केट्स हैं, जो संडे मार्केट हैं, या जो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 14-14, 15-15 साल के बच्चे, क्योंकि उन पर कोई जल्दी शक नहीं करता है, तो वो जेब से फ़ोन निकालने लगे। तो हमने रिसेंटली एक गैंग को बस्ट किया था, उसमें ऐसे हमने 108 के आसपास फ़ोन हमने रिकवर किए, और वो 14-15 साल के बच्चे, 6-7 बच्चे हमने उसमें अभिरक्षा में लिए थे, और उनके पास से 100 के ऊपर हमको फ़ोन बरामद हुए। ओह माय गॉड। तो ऐसे भी कई बार केस आए हैं। तो उसका प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जब भी आप फ़ोन पब्लिक में रखें तो थोड़ा सा उसमें अलर्ट रहें कि जैसे अगर आपके फ़ोन है तो पीछे की पॉकेट में ना रखें, या तो आगे की पॉकेट में रखें, या बैग के अंदर रख लें। अगर संभव, अगर चेन है, जैसे मैं प्रयास करता हूँ कि अगर मैं कभी बाहर हूँ तो चेन वाले आजकल शॉर्ट्स आते हैं, लोवर्स आते हैं, तो उसमें हम लोग चेन लगाते हैं, तो उसमें उसका चांस बहुत कम हो जाता है। जो लोग मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं वो प्रयास करें कि अगर आप फ़ोन रखे हाथ में रखें तो बहुत मजबूत तरीके से उसको होल्ड करें, या तो उसमें कोई जल्दी स्नैच नहीं कर पाएगा। ये प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जब पेट्रोलिंग होती है तो कई बार हमको पेट्रोलिंग के दौरान हमको दिख जाता है कि ये मोस्टली जो गाड़ी है यूज़ करते हैं स्नैचर्स, वो हाई स्पीड वाली मोटरसाइकिल होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से स्नैच के बाद भगाते हैं गाड़ी। तो जब हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग चेक भी ऐसे ही करते हैं कि ये दोनों लोग हैं, दोनों हेलमेट लगाए थे, तो और इनकी गाड़ी का अगर मोटरसाइकिल का नंबर कई बार मिसिंग होता है ऐसी स्नैच ऐसी गाड़ी में, और गाड़ी भी हाई स्पीड वाली मोटरसाइकिल है, तो इनवेरिएबली हम लोगों ने खुद ही, मैंने कई बार नोएडा की गलियों में मैंने 3 बार तो मैंने लाइव स्नैचर्स पकड़े हैं। मेरे सामने स्नैचिंग हुई, मैंने दौड़ा के पकड़ लिया उनको। तो ऐसे कई बार हम पकड़ पाते हैं, तो उसमें इंस्टेंट हम लोग जस्टिस दे पाते हैं। सुपर सर। अब आगे हम बढ़ें, लेकिन उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दिल्ली से सटे नोएडा में, लखनऊ में आप रहे। लखनऊ भाई राजधानी है उत्तर प्रदेश की, शहर में रहे। ये दिल्ली से सटे नोएडा में आप आए। अब नोएडा में काफ़ी सोसाइटियाँ बन गई, तो एयरपोर्ट खुलने वाला है। नोएडा में आपकी पोस्टिंग का अनुभव कैसा रहा, पहली चीज़। दूसरा, क्राइम, क्योंकि आए दिन मैं सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, नोएडा पुलिस के भी ग्रुप में हूँ, पहले तो नोएडा देखता था, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। ये सोसाइटियों से जो अलग अलग तरह के वीडियोस आते हैं, सीसीटीवी आते हैं, क्राइम तो आप प्रिवेंट कर देते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इस वक्त जो काम कर रही है पूरे देश में मालूम है सबको। ये जो सोसाइटियों से किस किस तरह के कंप्लेन, किस किस तरह के क्राइम आते हैं, कभी कुत्ते को लेकर काट दिया, आपस में घुसा घुसी हो जाती है, कभी ये हो जाता है। ये एक नया ट्रेंड है, और बड़ा वो हेडलाइन भी बन जाता है। एक वकील साहिबा थी, मैंने देखा, उन्होंने किसी गार्ड से गाली गलौज कर दी, तो गार्ड, और काफ़ी इस तरह के फुटेज। क्या आप देख रहे हैं, मतलब ये पुलिस नहीं, क्या देख पा रहे हैं नोएडा में आप, चूंकि लखनऊ में रहे, तो क्या देखा आपने? मैंने ये लड़ाई, ईगो की लड़ाई ज़्यादा होती है। इश्यूज़ बहुत ही मामूली इश्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास कई बार कंप्लेंट आती है कि एसी से पानी टपकता है, तो पानी ना टपके, किसी के गमले पे पानी है तो उसका इशू है। बहुत ही छोटे छोटे इशू आते हैं कि अगर कोई ड्राइवर है, उसने वेट कर लिया, खाना ठंडा हो गया, तो नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने इसको क्यों रोका, जबकि सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो फिर एओवे के बड़े विवाद होते हैं कि चुनाव, क्योंकि 1 साल टेन्योर होता है, कई बार किसी कारणवश चुनाव समय पर नहीं हो पाते, तो एओवे के बीच में आपस में टसल होती है, और ये मेजर इशू है एओवे के बीच आपस का विवाद का। तो मुझे लगता है मेन इशू ईगो का इशू है, ये सब सेकेंडरी इशूज़ हैं, और फिर हम लोगों को उसको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, दोनों पक्षों से बात करनी पड़ती है। और हम रियलाइज़ करते हैं कि शायद अगर 2 पक्ष आपस में ढंग से बात कर लेते और प्यार से बात कर लेते तो शायद इशू ही नहीं होता। और इतना बड़ा इशू हो जाता है, इतना बड़ा इशू हो जाता है कि उसका वीडियो पे आता है, और आज तक सब जगह चल जाता है, और फिर लोग लड़ाई करते हैं, फिर हमें एक मुकदमा लिखना पड़ता है, हमें कार्रवाई करनी पड़ती है, जबकि वो इशू केवल बातचीत करके अगर 2 पक्ष प्यार से बात कर लेते तो शायद सॉर्ट हो जाता। तो एक पब्लिक को भी ये मैसेज है कि ये थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ, और अगर हम लोग शालीनता के साथ अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो ऐसे इश्यूज़ ही बहुत कम आएंगे। इतने मैकेनिज्म है आजकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, जैसे जो एओए बने हुए हैं, आरडब्ल्यू बने हैं, उनका वन ऑफ द मेजर पर्पज़ है कि जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, वो सोसाइटी के इशू उन एओए आरडब्ल्यू के माध्यम से सॉल्व हो जाए। वन ऑफ द पर्पज़ उनका क्रिएशन का वो भी है, परंतु क्योंकि उनके क्रिएशन पर ही लोग सवाल दूसरा पक्ष उठाने लगता है, और ईगो टसल इतना बड़ा है कि लोग उसको रिजॉल्व नहीं करते, फिर अल्टीमेटली वहाँ पुलिस को आना पड़ता है, और आप कई बार वीडियो वायरल होते हैं और हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर इस तरह के पुलिस के पास किसी भी संज्ञेय, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर वीडियो आता है, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू डू द कार्रवाई। तो हमें इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मेरा रहेगा कि अगर संवेदनशीलता के साथ, शालीनता के साथ अगर 2 पक्ष बात करें, तो इस तरह के वीडियो जो हम लोग देखते हैं कि आवेश में लोग
लड़ाई कई बार करने लगते हैं या मारपीट होती है, वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं नोएडा में, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सोसाइटियां, वहां से ऐसी सी जानकारियां, ऐसी खबरें आती हैं जो पुलिस तक तो पहुंचनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कई बार पढ़ी लिखी औरतें आपस में बाल नोच रही हैं वो सीसीटीवी आता है। नोएडा में आपकी पोस्टिंग हो, कोई ऐसा इस इंसिडेंट जिसने आपको झकझोर दिया हो? क्योंकि हम सोसाइटी बढ़ रही है अब, जो नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ कि नोएडा में ना स्नेचर वगैरह क्रिमिनल तो थोड़ा बहुत भयभीत है, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटीज से आ रही हैं चीज़ें। कोई ऐसा इंसिडेंट से आपको झकझोरा हो नोएडा में, ये लगा कि यार क्या? तो अभी कुछ महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ, उसमें एक लड़का था, उसने सूचना दी कि उसकी जो वाइफ थी, एक ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी और उसकी वाइफ मिसिंग है। और लास्ट टाइम जब उस लड़की से बात हुई थी, दोनों की उम्र 18 के ऊपर थी, तो वह अपने घर वालों से कुछ नाराज़ थी, परेशान थी। फिर हम लोगों ने घर वालों से पूछताछ की तो घर वालों ने बताया कि उस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया है और उसको उन्होंने क्रिमेट भी कर दिया। तो हम लोग बड़ा सरप्राइज हुए कि रात तक बात हुई, सुबह 3-4 बजे तक बात हुई और उसके बाद 7 सुबह हम 9-10 बजे से सूचना मिल रही, तो इतने दौरान में ही कैसे ऐसा हो गया। और फादर और ब्रदर के साथ और मदर के साथ ही उसी घर में थी वो। फिर हम लोगों ने इसमें जब और इंक्वायरी की तो मालूम चला कि जो उस लड़की के घर वाले थे वो शादी से खुश नहीं थे और उन्होंने, उस लड़की के फादर ने और लड़की के भाई ने मिलके उस बच्ची का मर्डर किया। Oh my God. और मर्डर करने के 1 घंटे के दौरान बाद ही क्रिमेशन में ले गए और बॉडी को जला भी दिया कि कोई ट्रेस ना हो पाए। और ये सारा घटनाक्रम 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने कर दिया। और जब उनसे पूछताछ भी हम लोगों ने की और मैंने खुद पूछताछ की, तो उनके अंदर मुझे कोई ऐसा रिमोर्स भी नहीं लगा जो एक जिसकी बेटी और जिसकी बहन चली गई हो दुनिया से। तो ऐसा एक केस हुआ जिसमें मुझे बड़ा ही अंदर से बहुत ही पीड़ा हुई, बहुत ही कष्ट हुआ कि उस लड़की ने अपने मन से शादी ही की थी, इतना ही उसका कृत्य था, जिसके वजह से उसको कुछ ही घंटों के अंदर पहले मार देना, उसके बाद उसको जला देना, दोनों ही चीज़ें हुई। के बाद में हम लोगों ने दोनों को अरेस्ट किया और वो अभी भी दोनों लोग जेल में ही हैं। कैसे किया? तो क्रैक इसको ऐसे किया हम लोगों ने कि उनकी जो स्टोरी थी वो फिट नहीं बैठ रही थी। उन्होंने बोला सुसाइड कमिट किया, तो जब सुसाइड आदमी कमिट करता है तो उन्होंने बोला कि पंखे से लटक के किया, लेकिन जब पंखे से आदमी लटकता है तो पंखा टेढ़ा हो जाता है। जब हमने पंखे के ऊपर किया तो धूल की वैसी जमी हुई थी जैसी, क्योंकि होली के आसपास का समय था तो उस समय पंखे नहीं चल रहे थे। तो जब हम लोगों ने पंखे पे चढ़ के देखा तो पंखे पे धूल थी, यानी पंखा कई महीनों से चला ही नहीं था। अगर कोई व्यक्ति उससे लटकता तो पंखा टेढ़ा हो जाता और उस पर निशान आते, कम से कम उस चुन्नी के निशान आते जिससे वो लटकी होती। दूसरा, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था जिसमें उन्हें सुसाइड करने के बाद सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, आसपास के रिश्तेदारों को बताया जाता है, वो भी उन्होंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, तुरंत ही जाके 1 घंटे के अंदर क्रिमेट कर दिया। तो वो एक घटना मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग सी लगी थी। ऐसे ही घटना हुई थी उस घटना जिसमें 3 लोगों ने एक साथ सुसाइड कमिट किया। पहले एक माँ ने अपनी बच्ची को पहले सुसाइड कराया और तीनों ने एक साथ सुसाइड कमिट किया था। यहाँ बिसरक के क्षेत्र में हुआ था घटना वो। फिर वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग सी घटना मुझे लगी थी। और क्यों आपस में ऐसा कोई बहुत आपस की फैमिली डिस्प्यूट थे, किसी ने कुछ बोल दिया था तो उस चीज़ से नाराज़ होकर इस पूरे तीनों माँ जो थी वो लड़के के साथ शी हैंग्ड हरसेल्फ और बेटी को उसने पहले ही सुसाइड कमिट कराया था। तो ये एक घटना और हुई थी जो काफ़ी झकझोर देने वाली घटना थी। उसके अलावा कई घटनाएं मुझे लगती हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग सी लगती हैं। जैसे यहाँ पर कई बार लोग मकान कब्जा कर लेते हैं और खाली नहीं करते हैं। तो ये घटना भले ही सुनने में बहुत ही ट्रिवियल सी लगती है, लेकिन जिस इंसान का घर कब्जा हो गया है उसकी पूरी जीवन की कमाई के बाद व्यक्ति मकान खरीदता है और उसको लोग कब्जा कर लेते हैं। तो हमने एक ऐसे ही एक गैंग हमने पकड़ी थी, वह यही काम कर रहे थे और 12-13 सोसाइटी में उन्होंने इस तरह से मकान कब्जे कर रखे थे और मकान कब्जा करने के नाम पे एक्सटॉर्शन करते, खाली करने के नाम पे एक्सटॉर्शन हो रहा था। तो भी घटना बड़ी डिस्टर्बिंग सी लगी क्योंकि 12-13 बार ये घटना वो महिला के द्वारा की जा चुकी थी। फिर हम लोगों ने फिर मुकदमा लिखा, जेल भेजा और अब वो चीज़ काफ़ी हद तक रिजॉल्व है। बाकी पढ़े लिखे लोग का कोई कांड ऐसा जो एक ऐसे ही एक मर्डर हुआ था, उसमें दोनों ही पक्ष काफ़ी पढ़े लिखे थे, बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर था। तो हमने पाया कि जिस पति ने पत्नी का मर्डर किया था और पति मर्डर करने के बाद उसी घर में जाके 3री मंजिल पे छुप गया था अलमारी के अंदर। तो हम लोग सब आसपास तलाशते रहे, एयरपोर्ट तलाशा हमने, रास्ते तलाशे
रात में जब हमने और तलाश की तो मालूम चला कि जब उसमें वो व्यक्ति उसने सोचा कि पहले 2-3 दिन बीत जाएं, ये लोग घर को खाली कर दे, उसके बाद वो घर से निकलेगा। तो फिर हम लोगों ने सारे दरवाजे, सारे कमरे, सारी अलमारियाँ खोली, तो वो व्यक्ति जो मर्डर था, जो पति था उस महिला का, वह अंदर ही छुपा बैठा हुआ था अलमारी में? अलमारी में। तो फिर ये भी पढ़े लिखे लोग कई बार ऐसी घटनाएं कर देते हैं। तो आप जब घर जाते हैं, जब इतना बीइंग आईपीएस ऑफिसर, विदेश से नौकरी छोड़ के आए, वैराइटीज़ के क्रिमिनल देखते हैं, घर में जाते हैं, तो घर में वो चीज़ें जाती हैं, या कई बार मूड डिस्टर्ब, या कई बार खुश भी रहते होंगे, भाई 100 मोबाइल लौटाया तो यार ठीक है यार, आज दिन भर बढ़िया शानदार रहा। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि मूड डिस्टर्ब होगा तो घर में उसका असर दिखता होगा? हम प्रयास करते हैं कि ना दिखे, और उसकी वजह कि हम लोग क्योंकि इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं चीज़ों से, कि हम लोग जब एक घटना के बाद दूसरी चीज़, दूसरी बात तीसरी चीज़, इतना टाइम भी इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि हम लोग बहुत चीज़ों को अगर दिल पे लेंगे और बहुत चीज़ों को बैठाए रखेंगे तो हमारा खुद का मेंटल पीस डिस्टर्ब होने लगेगा। और हम दूसरी जो चीज़ हुई है, क्योंकि हर पीड़ित के साथ जो घटना हुई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें हर घटना को अलग अलग देखना पड़ेगा और साइलोज में देखना पड़ता है। जहाँ तक फैमिली की बात है, क्योंकि वाइफ भी जो है वो सर्विसेज में है और गाजियाबाद में जॉइंट मजिस्ट्रेट रिसेंटली तक थी, एसडीएम मोदी नगर थी वो, अरे वाह। तो उनकी भी अपनी प्रोफाइल जो थी वो भी काफ़ी व्यस्त ही रहती थी। तो हम लोग जनरली अपना काम डिस्कस नहीं करते जब तक कोई ऐसा ना हो जिसमें मुझे उनसे कुछ सीखना हो। और आईएएस और आईपीएस में काफ़ी होता है कि लैंड रिकॉर्ड, लैंड के विवाद बहुत सारे होते हैं, तो मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। जब मुझे इस तरह का कोई डाउट होता है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। कई बार एसडीएम के पास लोग पुलिस के मैटर के लिए आते हैं, पुलिस के पास रेवेन्यू के मैटर्स के लिए आते हैं, तो बहुत बार वो मुझे कॉल करती हैं कुछ सीखने के लिए, पर वो केवल हम लोग सीखने तक ही रखते हैं। हम एक दूसरे एक एक इंसिडेंट पे हम लोग बात भी नहीं करते। हम लोग प्रयास करते हैं कि घर पे हो तो बच्चे पर या अन्य चीज़ों पर हो चर्चा ज़्यादा हो। जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हमारे डेली का जॉब है, उसको डिस्कस नहीं करते। हाँ, सीखने का ज़रूर प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका अपना तजुर्बा है और मेरा जो तजुर्बा है उससे हम लोग ज़रूर एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर धमाधम हो रहा है जो है, अब आपको भी मौका मिला कभी गोली वोली चलाने का? असल में ये तो जैसा आपको मालूम होगा कि एक्सीडेंटल होते हैं मुठभेड़, और उसमें आत्मरक्षा में ही की जाती है। तो अक्सर ही हमारे पुलिसकर्मी जो चेक कर रहे होते हैं, कई बार चेकिंग के दौरान जो व्यक्ति भागता है उसके पास तमंचा वगैरह होता है तो वो शूट कर देते हैं। तो उसके बाद आत्मरक्षा में इस तरह की मुठभेड़ होती है। तो मैंने खुद मेरे द्वारा तो कभी ऐसा मुठभेड़ नहीं हुई, परंतु हमारी टीम के द्वारा ज़रूर आत्मरक्षा में इस तरह की मुठभेड़ ज़रूर की गई है। इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ इस तरह की ज़रूर आत्मरक्षा में की गई है। क्योंकि कई लोग को लगता है कि भाई इनकाउंटर है, बहुत आम है। जरा बताइए किस तरह के क्रिमिनल होते हैं तुरंत पुलिस तक पे फायर कर देते हैं? हाँ, तो कई बार हम देखते हैं कि जब जैसे आपको मैंने बताया कि लोगों भरोसा ही नहीं करते हैं ऐसा। हमने तो ऐसे कई क्रिमिनल देखे लाइव में, वो पुलिस को देखते ही फायर कर देते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जहाँ पर क्रिमिनल्स को ऐसा लगता है कि वो भाग सकते हैं फायर करके, कई बार फायर होता है और इस तरीके से एक्सीडेंटल फायर वो करते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो फायर करेंगे तो तुरंत पुलिस उनका पीछा नहीं करेगी। और परंतु फिर हम लोग अलग अलग टीमें बनाकर कॉर्डन करके उनको रोकने का प्रयास करते हैं। नोएडा में क्या सबसे बड़ी समस्या? वैसे तो एकदम आराम से बहुत सुनना चाहता हूँ, सोसाइटी, ट्रैफिक, आराम से क्या आपको समस्या लगती है? वैसे नोएडा मुझे लगता है कि समस्याएं नोएडा में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं है। काफ़ी यहाँ की समस्याएं क्योंकि इतना वेल प्लान्ड सिटी है, हाँ। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी समस्याएं मौजूद नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि ड्रेनेज की समस्या इतनी मौजूद नहीं है। गुरुग्राम में देख लीजिए। और आप यहाँ पर क्योंकि लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या नहीं है, आपको चमचमाती सड़कें दिखेंगी, उससे काफ़ी हम अपराध को प्रिवेंट कर पाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फोर्स का हमारा स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है अन्य जिलों के कंपैरिजन में। तो पेट्रोलिंग आप देखेंगे अन्य जिलों से हम ज़्यादा पेट्रोलिंग कर पाते हैं यहाँ पे। हमारे पास गाड़ियाँ भी यहाँ पे काफ़ी रहती हैं, तो हम लोग की पास स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। तो अन्य जिलों के कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या हमारे सामने नहीं, पर जो मेजर हमें समस्या जो पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से मिलती है वो हम लोग को फ्रॉड के केसेस काफ़ी मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डूब क्षेत्र में या जो कच्ची कॉलोनी कटी है, वहाँ पर कच्ची कॉलोनी काटने के नाम पर ऐसी कॉलोनी जो किसी भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी ने अधिकृत नहीं करी है, वहाँ पर कई सारे बिल्डर, कई सारे प्लॉटर्स वहाँ पे कच्ची कॉलोनी काटते हैं। क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका डेटाबेस बहुत ही अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो और सबका सपना भी होता है कि नोएडा में एक आशियाना बनाने का, तो उस सपने को बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स मिसयूज़ करते हैं। हमने बहुत बार गैंगस्टर की कार्रवाई तक की है ऐसे भूमाफियाओं पर।
आगे भी करते रहेंगे। परंतु जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान भी करता है और एक मेजर चैलेंज है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स हैं और जहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, वो बहुत बड़ा इशू है। और क्योंकि लोग पूरी अपनी जीवन की कमाई लगाकर एक आशियाना बनाने का प्लान करते हैं और उसमें वहाँ फ्रॉड हो जाता है, तो वो एक मेजर चैलेंज है और हमारे सामने अभी भी वो मेजर चैलेंज आता है। हाँ, वो आजकल देखता हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वो ये विला ले लीजिए 55 लाख में, 50 लाख में। अभी जेवर एयरपोर्ट क्या, तो पूरा आधा जेवर एयरपोर्ट ही विला लोग बना रहे हैं। और इस तरह के बताया तो सुंदर सा है, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की तरफ और तमाम जगहों पर। और जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वो प्लॉट कट रहा होता है, 8-10 लोग होते हैं, लेकिन अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं होता ना। हाँ, उनका अप्रूवल नहीं होता। वो कच्ची कॉलोनी होती हैं, तो वो कुछ डूब क्षेत्र में होती है, कुछ कच्ची कॉलोनी होती है, जो लैंड अथॉरिटी द्वारा एक्वायर नहीं होता है। तो वहीं पर इस तरह के फ्रॉड ज़्यादा हमने हमारे सामने देखे गए हैं। और गरीब लोग ही होते हैं जो इस तरह के बहकावे में आ जाते हैं और वो अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स कई बार गंवा देते हैं। बिल्डरों का बड़ा आतंक है। हाँ, तो जो भी हमारे पास उसमें कंप्लेंट्स आई हैं, कई सारे बिल्डर्स के खिलाफ हमारे पास ओवर द टाइम कंप्लेंट आती रही और हम लोगों ने उन पर कार्रवाई भी काफ़ी करी है। काफ़ी बिल्डर्स के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं और सब पे मजबूत कार्रवाई की गई है, ताकि इस तरह के फ्रॉड कमिट ना हो। दो आखिरी सवाल है। एक सवाल बहुत सरप्राइजिंग है, जैसे आपको यूपीएससी में पूछा था, शर्मन जोशी वाला। आजमगढ़ में आपकी पोस्टिंग कैसी रही? आजमगढ़ का बड़ा चर्चा रहा, बड़ा नाम चर्चा रहा। पोस्टिंग कैसी रही? किस तरह का क्राइम का ट्रेंड है वहाँ पर? क्या अनुभव लिया आपने वहाँ से? आजमगढ़ में दूसरी पोस्टिंग थी। मेरी पहली पोस्टिंग मुरादाबाद थी, दूसरी पोस्टिंग आजमगढ़ थी। तो आजमगढ़ एक अलग सा जिला है, पूर्वांचल का हार्ट है। तो जितनी भी समस्याएं पूर्वांचल की समस्याएं हैं, अगर आपको सब समस्याएं जाननी है तो आजमगढ़ एक जिला है जिसमें करीब करीब सभी तरह की समस्याएं मिलेंगी। जो मुख्यतः समस्या मिलती हैं वो जो लैंड के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं, खास करके पट्टीदारों में डिस्प्यूट्स होते हैं, वो काफ़ी देखने को मिलते थे। छोटे छोटे इश्यूज़ पे मारपीट और गाली गलौज टाइप की गोलीबाजी होती हैं, गोलीबाजी या इस तरह के मर्डर। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन एक वहाँ पे मर्डर भी हो गया था। तो इस तरह की घटनाएं कई बार हम देखते हैं कि मिलती हैं और उनके पीछे एक मोटिव होता है। इस तरह के मर्डर्स के पीछे जनरली मोटिव होता है, तो हम उसके बाद हम उस पूरी घटना को क्रैक भी कर पाते हैं। तो मेजर उसमें हम लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड और लैंड रिलेटेड इश्यूज हमको जिलों में बहुत मिलते हैं। दूसरा, क्योंकि कई बार हम लोग वहाँ पर स्नैचिंग और लूट के केसेस भी देखते थे, तो वो भी केसेस हमें काफ़ी वहाँ देखने को मिलते थे। उसके अलावा मोस्टली पेटी इश्यूज बहुत सारे होते थे, इसमें मारपीट, गाली गलौज, इस तरह के इश्यूज वहाँ बहुत होते थे। फिल्मों में, सोशल मीडिया में आईपीएस ऑफिसर इमेज पूरी भौकाल सी होती है एकदम। ग्राउंड रियलिटी और जो फिल्म और सोशल मीडिया में दिखता है, उसमें कितना अंतर? आप तो आईपीएस ऑफिसर बन गए, एक्सपीरियंस हो गया, कितना अंतर देखते हैं? लाइफ जो है वो हम लोग की काफ़ी अलग है, जो फिल्मों में जिस तरीके से दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग रोज़ चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो एज एन ऑफिसर हम लोग को कोई ग्लैमर उसमें नहीं दिखता है। हम लोग उसको एक जॉब की तरह लेते हैं, और क्योंकि हम लोग रोज़ ही उस काम को कर रहे हैं, तो हम लोग, हमारे लिए हर दिन नया है, हर दिन के चैलेंजेस नए हैं, और हर दिन हमारे सामने जो लोग आ रहे हैं वो नए नए लोग आ रहे हैं। तो हम लोग हर इशू को इशू वाइज देखने का प्रयास करते हैं। तो वो जो फिल्मों में जिस तरह दिखाते हैं, वो लाइफ उस फिल्मों में उस तरह नहीं है, बल्कि बहुत चैलेंजेस भी हैं, बहुत प्रेशर भी है, और हर चीज़ जो हम करें वो बिल्कुल लीगली साउंड हो, उसमें किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के साथ भी कोई गलत हम लोग ना कर दें, इसका एक डर भी रहता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी हम करें बिल्कुल लीगली साउंड हो, तो काफ़ी प्रेशर भी रहता है। उसके अलावा सिविल सोसाइटी का, मीडिया से, सभी स्क्रूटनी भी आजकल बहुत है। तो वो जिस तरीके से शायद मीडिया में दिखाते हैं उस तरह का चीज़ नहीं है, बल्कि काफ़ी स्ट्रेसफुल, काफ़ी चैलेंजिंग, पर उसके बावजूद काफ़ी सेटिस्फाइंग जॉब है। और मुझे लगता है, आई थिंक कोई भी ऐसी जॉब नहीं है, आई एम श्योर मीडिया की जॉब में भी बड़े चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। हज़ार्ड्स बहुत सारे होते हैं, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स हर जॉब के हैं, हमारी जॉब के भी हैं। और जो जिस फील्ड में रहता है उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में खुद तो ग्लैमर नहीं दिखता है, शायद बाकी लोगों को ज़्यादा दिखता होगा। तो शायद पुलिसिंग के लिए भी वही सही है, हम लोग अपनी जॉब को एज हर चीज़ को नए नज़र से देखने का प्रयास करते हैं। जो हमने आपसे पूछा था ना मैंने कि घर लेकर जाते कि नहीं, तो आपने बोला केसेस। तो यहाँ दिन भर में इतनी खबर आ जाती है, एक से शिफ्ट हुए दूसरी। अब कल टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान पे खुलासा किया, शाम को गाजियाबाद में इनकाउंटर हो गया। इतनी खबर आ जाती है कि वो सब भूल जाता है आदमी, फिर वो ये होता है कि भाई घर जाओ सो जाओ। तो वो आपकी बात मैंने समझ ली। आखिरी सवाल मेरा आखिरी है, पर्टिकुलर एक शख्सियत को लेकर है। ये जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह,
इससे अधिकारी बहुत डरते हैं। किस तरह की ये शख्सियत है, कैसी पुलिस कमिश्नर है? क्योंकि मैंने इधर बीच भी देखा कि कई जो तथाकथित पत्रकारों को भी अरेस्ट किया, मतलब किसी को छोड़ती नहीं है। मैंने इधर बीच देखा, इंटरेक्शन उनसे मेरा कम है, एक दो बार मिला हूं। उनके हस्बैंड जब ईडी में थे तो उनसे हमारा इंटरेक्शन था। किस तरह की पुलिस कमिश्नर है? एक लेडी आईपीएस ऑफिसर है, अनुभव तो उनको काफ़ी ज़्यादा है, आप साथ काम कर रहे हैं। किस तरह की ऑफिसर? अच्छा ही अच्छा बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसा डर खौफ है, लोग अधिकारी डरते हैं? मैम बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही प्रोफेशनली लीगली साउंड ऑफिसर है। जब भी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं तो मैम जो सोल्यूशन बताती हैं, और नॉट जस्ट द सोल्यूशन, उसके आगे जो 10 चीज़ें और हो सकती हैं वो मैम बताती हैं। वो हम लोग उससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। और मुझे लगता है 2.5 साल में सबसे ज़्यादा जो मैंने गेन किया है वो उनके एक्सपीरियंसेस से हर पहलू को मल्टी फेसेटेड तरीके से देखना मैंने सीखा है। कि हम चीज़ को केवल एक डायमेंशन में ना देखें, उसको 10 और डायमेंशन से भी देखें, तभी हम अच्छे अफसर बन पाएंगे। तो क्योंकि मैम का एक्सपीरियंस इतना है, मैम ने इतनी जगह पे जॉब की और इतनी चीज़ें मैम ने देखी हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें जो चीज़ बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन मैम की जब बात होती है और उसमें 10 और उसके नज़रिए और 10 और तरीके निकल के आते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमें कितना कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि मैम का इतना एक्सपीरियंस है तो मैम हमें बहुत अच्छा गाइड कर पाती हैं और उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके अलावा मैम लीगली बहुत ज़्यादा मैम को अच्छी नॉलेज है, और उससे ये इंश्योर हम कर पाते हैं कि हमारा जो भी एक्शन हो वो बिल्कुल लीगली परफेक्ट हो, लीगली टेनेबल हो, ताकि कभी भी भविष्य में कोई समस्या भी ना आए। तो ये चीज़ हमने देखी है, और इस पूरे टेन्योर में, लगभग 2.5 साल के टेन्योर में काफ़ी कुछ मैम से सीखने को मिला है, जो कि मुझे आई एम श्योर पूरे जीवन में अपनी प्रोफेशनल पुलिसिंग में और प्रोफेशनल करने में बहुत काम आएगा। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, लीगली। क्योंकि लोगों को लगता है पुलिस है कुछ भी कर लेगी, लेकिन पुलिस को भी तो अदालत में जवाब देना होता है। हर भाई आप जो स्टेप लेते हो, चार्जशीट फाइल करना, कैसे किसी को अरेस्ट करना, उन सब में लीगल एस्पेक्ट तो आप देखते ही है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता तो है। इसीलिए हम लोग बड़ा फोकस करते हैं। जैसे आपको मैंने कई केसेस बताए जिसमें आज तक किसी की बेल नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने जो केस डायरी बनी और चेन ऑफ एविडेंसेस बनाए, वो इतने मजबूत बनाए कि जब कोर्ट में भी गया और जब उस पर डिस्कशन हुआ तो उसको बेल देना जज ने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से लिखा गया। वो इसीलिए आया क्योंकि मैम का गाइडेंस बहुत रहता है। वो बताती हैं कि ये चीज़ ऐसे इंश्योर हो, ये चीज़ इस तरह इंश्योर हो, ताकि केस मजबूत बने। हमारा काम केवल इतना ही नहीं है कि हमने क्रिमिनल्स को पकड़ कर जेल भेज दिया, परंतु उनका कन्विक्शन हो, उनका जिस दिन वो ट्रायल में जाए और ट्रायल में उनको सज़ा मिले, तब हमारी पुलिसिंग की असली जीत होगी। तो मैम का बहुत फोकस इसलिए रहता है कि आपका केस जो हो मजबूत हो और किसी भी तरह के लूज एंड्स हम ना छोड़ें। डांटती वाटती भी है? बिल्कुल, वो तो हाँ, सिखाने के पर्पज़ से एक ज़रूर मैम का हमेशा से सिखाने के पर्पज़ से एक अच्छा एडवाइस रहती है। और जो भी मैम के एडवाइसेस रहते हैं वो बिल्कुल ही, हम लोग उसको कभी नहीं बोल सकते कि गलत है, वो बिल्कुल सही मैम बोलती हैं। नहीं, बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं सर, आप जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में बोला भी कि आपसे काफ़ी कुछ लोग मोटिवेशन भी ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर आए, आपको अगर कुछ कहना है दर्शकों को, चाहे नोएडा या किसी को भी, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, कुछ भी आप मैसेज देना चाहें। आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली, और बाकी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस तरह के जो पुलिसिंग को पॉजिटिव तरीके से लेकर जो हमारे गुड वर्क हैं, जो इस तरह के हम लोगों ने काम किए हैं, उसको लेकर जो आप लोग प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जब पब्लिक को पता लगता है कि पुलिस इस तरह के काम कर रही है, तो उससे जो पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन है, जिसे कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं, या हम लोग जो पुलिस आपकी दोस्त या पुलिस आपके द्वार हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, उन सब की सक्सेस में बहुत मदद मिलती है। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग हो, यानी कम्युनिटी ही पुलिस हो। वो तभी होगा जब पुलिस से लोग डरेंगे नहीं। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस सबकी दोस्त होती है, एक्सेप्ट उनकी जो गलत काम करते हैं। तो अगर आप कोई गलत काम नहीं करें तो आपको कभी भी पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं। आप पुलिस को अपना दोस्त समझें, और इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह के प्रोग्राम्स जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको बिल्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि जब पॉजिटिव स्टोरीज निकल के आती हैं, जैसे आपने आज फ़ोन वाली बात बताई और आज ही हमने फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उससे बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के मन में जाता है। और जितना पब्लिक और पुलिस के बीच की दूरी कम हो पाएगी, उतनी ही हम समाज में और लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग इम्प्रूवमेंट करा पाएंगे। शुक्रिया सर, आप आए। बहुत बहुत पुलिस और पब्लिक के बीच दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पब्लिक जो है वो पुलिस के ऊपर चढ़े जाती है, कई बार मारपीट करने की कोशिश करती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, हवालात की हवा आप खा सकते हैं। पुलिस जनता के लिए बनी होती है और जनता को भी पुलिस का सम्मान करना आना चाहिए। ये शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।